प्रिय विद्यार्थियों, डैफोडिल कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर राजकुमार कुलड़िया आज आपको वर्णों के उच्चारण स्थान पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले की क्लास में हमने विगत कक्षा के अंतर्गत ये पढ़ा था कि माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार वर्णों की संख्या और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या। माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार वर्णों की संख्या 42 मानी गई थी, 9 स्वर और 33 व्यंजन, कुल 42 वर्ण माने गए थे। इसी प्रकार से पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 42 व्यंजन और 21/22 स्वर माने गए थे। कुल वर्णों की संख्या 63/64 मानी गई थी। ये तो वर्णों की कुल संख्या के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब वस्तुतः जो भी वर्ण है, स्वर या व्यंजन कोई भी हो, तो उसका कोई क्या होगा, उच्चारण स्थान होगा। अब एक जिज्ञासा ये उत्पन्न होती है कि कौन सा व्यंजन या कौन सा स्वर किस स्थान से उच्चारित होता है, ऐसी एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अब उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, सवर्णता। सवर्णता का अर्थ ये होता है कि जैसे अपने घर में जैसे कोई बच्चा उत्पन्न होता है तो वस्तुतः सारे लोग कहते हैं कि ओ दादा पर गए, पापा पर गए, मम्मी पर गए, दादी पर गए, बुआ पर गए, यानी अपने समाज के लोगों का हम उसमें डिटेल देते हैं। फिर है ना, जैसे अपने घर से दूसरी जगह जैसे लड़की की शादी कर लाए हैं, उस परिवार तक हम पहुंच जाते हैं। नाना पर गया है, नानी पर गया है, मामा पर गया है, मामी पर गया है, इस प्रकार से मौसी पर गया है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, सवर्णता हो गई। एक उस परिवार से बालक की सवर्णता हो गई, एक अपने परिवार से बालक की सवर्णता हो गई। इसी प्रकार से हम वर्णों की भी सवर्णता को खोजेंगे। वर्णों की सवर्णता दो प्रकार से होगी। एक तो क्या होंगे, उच्चारण स्थान और प्लस आभ्यंतर यतन। जिन वर्णों के उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर यतन एक समान होंगे, वे वर्ण परस्पर क्या होंगे, सवर्ण होंगे। आभ्यंतर यतन तथा उच्चारण स्थान जिन वर्णों का एक समान होगा, वे वर्ण क्या होंगे, एक दूसरे के सवर्ण होंगे। जैसे हम बात करते हैं ई और ई की, इसी प्रकार से हम बात करते हैं ऊ और ऊ की। ई और ई दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होगा, और आभ्यंतर प्रयत्न इनका क्या होगा, विपरीत होगा। इसी प्रकार से ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ होगा, और आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, इनका विपरीत होगा। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, सवर्ण होंगे। इसी प्रकार से ये एक दूसरे क्या हो जाएगा, सवर्ण हो जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं जैसे ए की और ई की बात करते हैं। अब ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, और ई का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। परस्पर इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो गया, भिन्न हो गया। इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो गया, भिन्न हो गया। अब प्लस एक तो क्या था, उच्चारण स्थान, तो पहली बात है इनका उच्चारण स्थान क्या नहीं है, एक समान है, नहीं है। फिर का आभ्यंतर प्रयत्न, तो सभी स्वर होता है, उनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, विपरीत। तो दोनों का क्या है, ए का आभ्यंतर प्रयत्न भी क्या होगा, विपरीत होगा, और ई का आभ्यंतर प्रयत्न भी क्या होगा, विपरीत होगा। आभ्यंतर प्रयत्न तो दोनों का इक्वल है, लेकिन दोनों में एक बात भिन्न होगी, क्या होगी, दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा, भिन्न होगा। ए का अकु है विसर्जनम कंठ है, और ई का इच्युएशनम तालु। ए का उच्चारण स्थान कंठ हो गया, ई का उच्चारण स्थान है तालु हो गया। उच्चारण समान के आधार पर दोनों क्या हो गए, भिन्न हो गए, इसलिए परस्पर क्या नहीं होंगे, एक दूसरे के सवर्ण नहीं होंगे। छोटी का उच्चारण स्थान तालु होता है, बड़ी का उच्चारण स्थान भी क्या होगा, तालु होगा। छोटा ऊ होता है, उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। बड़ा ऊ होता है, उसका उच्चारण स्थान भी क्या होगा, ओष्ठ होगा। तो ये दो वर्ण परस्पर क्या है, स्वर एक दूसरे के सवर्ण है। ये भी दोनों क्या है, एक दूसरे के सवर्ण है। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, जैसे री लेंगे, री और बड़ी री, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सवर्ण हो जाएंगे। ऐसे आप क्या ए और क्या लेंगे,
आ लेंगे, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के श्रवण हो जाएंगे। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है और इसका उच्चारण स्थान भी क्या होगा, मूर्धा होगा। ऐसे इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा और इसका भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। तो उच्चारण स्थान की समानता के आधार पर ये ग्रुप बना, ए और आ एक दूसरे के श्रवण होते हैं क्योंकि उनका उच्चारण स्थान इक्वल होता है। इसी प्रकार से स्वरों में दूसरा छोटी और बड़ी, इनका उच्चारण स्थान भी क्या होता है, एक समान होता है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, श्रवण होते हैं। इसी प्रकार से छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो इनका उच्चारण स्थान भी क्या होता है, एक समान होता है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, श्रवण होते हैं। और तीसरा चौथा ग्रुप आपका क्या बना, छोटी री और बड़ी री, इनका उच्चारण स्थान भी क्या होता है, एक समान होता है, ये परस्पर एक दूसरे के श्रवण होंगे। लेकिन हम यूं कहेंगे ए और री ये एक दूसरे के आभ्यंतर येतन के आधार पर तो क्या है, ये विपरीत है, समान है, लेकिन इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, भिन्न हो गया। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है श्रवण संज्ञा किसकी होगी, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न इक्वल होंगे, एक समान होंगे, वे वर्ण परस्पर क्या होंगे, श्रवण होंगे। भले ही वो स्वर हो, भले ही वो व्यंजन हो, किसी भी प्रकार से कोई भी स्वर व्यंजन हो, जिनका उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर येतन प्रयत्न एक समान हो, वे वर्ण एक दूसरे के क्या होंगे, श्रवण होंगे। अब हमें क्या देखना पड़ेगा, उच्चारण स्थान। श्रवणता के लिए सबसे पहले हमें उच्चारण स्थान पढ़ना पड़ेगा। एक देखो, पहला उच्चारण स्थान में ए कु है विसर्जनीय नाम कंठ है। दूसरा आपका उच्चारण स्थान होगा ई चू ये सा नाम तालु। तीसरा आपका उच्चारण स्थान होगा री टू रे शा णा में मूर्धा। चौथा आपका होगा री तू ले सा नाम दंतः। पांचवा होगा उ पू प ध मा नी या नाम ओष्ठो ओष्ठो। छठा होगा ञे मैं न ना नाम नासिका। सातवां आपका होगा ए दई तू कंठ तालु। आठवां आपका होगा ओ दो तो कंठोष्टम। नौवां आपका होगा वकारस्य दंतोष्ठम। आपका 10वां होगा जी है वा मू ली यश्य जिह्वा मूलम। और ये 11वां आपका अंतिम उच्चारण स्थान होगा, उसको बोलेंगे वकारस्य दंतोष्ठम जीवामूलस्य जीवामूलम। अनुस्वारस्य अनुस्वारस्य नासिका।
ये आपके है ना वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर आपके 11 पंक्तियां होंगी, इनको अपने को ध्यान से देखना होगा। एक एक को ध्यान से देखते हैं। जैसे अकु है, विसर्जन नाम कंठ है, इसमें सबसे पहले क्या है ए के कितने वेद होते हैं? ए के कल हमने पढ़े थे इससे पहले वीडियो में 18 वेद होते हैं। और कु का अर्थ है कैवर्ग, तो ए के 18 वेद हो गए और कैवर्ग के कितने हो गए? 5 वेद। और फिर कह रहे है, तो है का 1 हो गया, और बाद में ये कह रहा है विसर्ग, यानी प्लस है विसर्ग। तो 18 ये हो गए, 18 और 5 है 23, 24 और 25। 25 ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। जैसे अ के 6 ह्रस्व 6 दीर्घ और 6 प्लुत, कुल मिलाकर के 18 के होंगे। सभी क्या है? कंठ स्थान से उच्चारित होंगे। कवर को खो को घो म, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। है का उच्चारण स्थान भी क्या होगा? कंठ होगा। तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ होगा। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, जैसे 18 प्लस 5 प्लस 1 और प्लस 1 यानी 24 वर्ण और एक अयुग्म है। 24 वर्ण और एक अयुग्म है। अयुग्म में जैसे विसर्ग आया था, हमने देखा था, अनुसार आया था, देखा था, जीवा मूल्य, उपध्मानीय, ये हमारे क्या थे? अयुग्म थे। इसी प्रकार से इसके अंदर है ना 18 तो आपके क्या आगे? स्वर ए के भेद, कैवर्ग 5 आगे है, आपका व्यंजन 1 आ गया, और ये विसर्ग के ये क्या है? अयुग्म है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर हम देखेंगे कि ए के 18 भेद होते हैं और कैवर्ग के 5 ये कैवर्ग हो गया, और 1 क्या हो गया? है, और 1 विसर्ग 25 होते हैं। इनको इस प्रकार से कहेंगे 24 वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है, तथा एक अयुग्म है, विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ होता है। तो पहली पंक्ति आपकी कंप्लीट हुई। दूसरा देखो, ये आपका पूरा हो गया। जैसे अपने हृदय स्थल होता है, सभी जो वर्ण होते हैं वो एक जगह पड़े रहते हैं हृदय स्थल में। जब तक हम प्रयत्न नहीं करते हैं बोलने का, तब तक वो कहाँ स्थिर रहते हैं? हृदय स्थल रहते हैं। हृदय स्थल रहने के कारण से पाणिनि उनको क्या है? उरुस स्थल भी बोलता है या हृदय स्थल भी बोलता है। यह है पाणिनि के अनुसार 8वां उच्चारण स्थान है। सामान्यतः उच्चारण स्थानों की संख्या क्या रहती है? इससे ऊपर रहती है, जिनको क्या कितनी बोलेंगे? 7 बोलेंगे। देखो किसके आधार पर 7 होगी? सामान्यतः उच्चारण स्थान 7 होते हैं, या फिर क्या कहेंगे? श्रवणता के अनुसार उच्चारण स्थान क्या होते हैं? 7 होते हैं। श्रवणता के आधार पर उच्चारण स्थानों की संख्या 7 मानी जाती है, या सामान्यतः उच्चारण स्थानों की संख्या 7 मानी जाती है। और परीक्षा में पूछा जाए कि उच्चारण स्थान माने जाते हैं, उच्चारण स्थान कितने होंगे? फिर 7 होंगे। और परीक्षा में यह पूछा जाए कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या मानी जाती है, तब आपको उच्चारण स्थानों की संख्या 8 बतानी पड़ेगी। या फिर किसी प्रकार से आपके ऑप्शन में 7 की संख्या नहीं आती है, 8 की आती है, 9 की आती है, 10 की आती है, 11 की आती है, तो अष्टो उच्चारण स्थानानि, उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 8 होते हैं। परीक्षा में पूछा सामान्यतः उच्चारण स्थानों की संख्या होती है, तब 8 राइट नहीं होगा, तब आपको 7 करना पड़ेगा। या उच्चारण सामान्यता के आधार पर उच्चारण स्थानों की संख्या, श्रवणता के आधार पर उच्चारण स्थानों की संख्या, तब आपको उत्तर 7 ही देना होगा, क्योंकि ये सारे के सारे कॉमन रूप में कहाँ पड़े रहते हैं? हृदय स्थल में पड़े रहते हैं। अब व्यक्ति क्या करता है? इनका प्रयत्न करता है, बोलने का अभ्यास करता है,
तो सबसे नजदीकतम उच्चारण क्या होता है? कंठ का होता है, यह स्पष्ट होता है, शीघ्रता से उच्चारण किया जाता है। फिर उसके बाद है ना तालु भाग होती है, जो अपनी जीभ के बैक पोर्शन का भाग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तालु। जैसे यूं जीभ आगे की तरफ पड़ी रहती है, उसके पीछे का भाग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तालु बोलते हैं। जीभ के ऊपर का भाग जो होता है उसको हम क्या बोल देंगे? मूर्धा बोल देंगे। जो खाली प्लेटफॉर्म होता है मुख का ऊपर का भाग, उसको मूर्धा बोल देंगे। मूर्धा के बाद हमारा आगे का पॉइंट उच्चारित होता है, वो दंत भाग होगा, ये हमारा दंत भाग कहलाएगा। और दंत भाग के बाद हमारे क्या है? ओष्ठ। ओष्ठ होठ कितने होते हैं? 2। एक होठ से कभी उच्चारण नहीं होगा, तो ओष्ठु यानी ओष्ठ यानी होठ अपना उच्चारण स्थान होगा। और उसके बाद ये सारे के सारे उच्चारण स्थान है ना, 1 1 2 3 4 5 और 6, और एक ये 4। उच्चारण स्थान होते हैं, उच्चारण स्थान। इनके 2 पॉइंट होते हैं, एक तो क्या होता है? मुख होता है, एक क्या होता है? नासिका होता है। अब देखो मुख भाग से कितने उच्चारण स्थान होंगे? मुख भाग से उच्चारण स्थान होंगे वो या इससे नीचे नीचे के मुख भाग से होंगे। 1 ओष्ठ, 2 दंत, 3 मूर्धा, 4 तालु, 5 कंठ और 6 जीवा मूल्य और 7 आपका क्या होगा? हृदय स्थल। ये सारे के सारे 7 उच्चारण स्थान किससे होंगे? मुख भाग से होंगे। 8 उच्चारण स्थान होते हैं, उसमें से 7 उच्चारण स्थान कहीं कहीं जिह्वा मुख भाग से प्रयत्न करती है, तब जाकर के उन वर्णों का उच्चारण निकालती है। तो इस प्रकार से कितने हो जाएंगे? 7। और नासिका से कितना उच्चारण स्थान होगा? केवल 1 होगा। नासिका से उच्चारण स्थान कितना होगा? 1 होगा। किसी भी वर्ण का उच्चारण करने में 2 पार्ट अपने सहायक होते हैं, एक क्या होता है? मुख होता है, और एक क्या होता है? नासिका होता है। उच्चारण स्थान हमारे 8 हैं, में से केवल 7 उच्चारण स्थान अकेले मुख भाग के कहीं कहीं जिह्वा स्पर्श से उच्चारित करती है, लेकिन केवल और केवल नासिका का उच्चारण स्थान क्या होगा? 1 होगा। तो 2 जगह से वर्णों का हम उच्चारण करते हैं, मुख और नासिका 2 जगह से। मुख भाग से उच्चारण स्थान 7 होते हैं, नासिका भाग से 1 होता है। इस प्रकार से हिंदी के अनुरूप ये उच्चारण स्थान दिए गए। क ख ग घ ङ च छ ज ज ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म और नासिका यानी पंचम वर्ण जो होते हैं कवर तवर 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 के ञ म ङ ण न म, तो उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। हिंदी की वर्णमाला के हिसाब से यहाँ से जैसे उच्चारण यहाँ इकट्ठे होते हैं, फिर हिंदी की वर्णमाला क वर्ग आती है, फिर हिंदी की वर्णमाला च वर्ग आती है, फिर हिंदी की वर्णमाला ट वर्ग आती है, फिर त वर्ग आती है, फिर प वर्ग आती है। ये वर्गों के उच्चारण स्थान हुए। फिर उसके बाद है ना जिह्वा मूल्य क ख का उच्चारण स्थान। इस प्रकार से तो ये है ना सारे के सारे मुख के अंदर के भाग हो गए, और ये नासिका क्या होती है? मुख के बाहर का भाग होती है। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में बताया कि ये 2 स्थानों से होते हैं, मुख और नासिका से। मुख भाग से 7 होते हैं, नासिका भाग से 1 होता है। और सामान्यतः उच्चारण स्थान 7 होते हैं, और श्रवणता के आधार पर भी उच्चारण स्थान क्या होते हैं? 7 होते हैं। लेकिन उच्चारण स्थान पूछा जाए कि संस्कृत में उच्चारण स्थान होते हैं तो कितने आएंगे? 8 आएंगे। या पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या पूछ ली जाए तो भी उच्चारण स्थान कितने आएंगे? 8 आएंगे। अब आप दूसरी पंक्ति देखो, इचुएशन तालु। इचुएशन ई के कल हमने इससे पहले वीडियो में पढ़े थे, अ ई उ री के 18 श्रवण होते हैं, 18 वेद होते हैं। इसी प्रकार से चू प्लस एन चैवरक, चू एन च छ ज झ ये चैवरक कितने होते हैं? 5 होंगे। और फिर का यह का क्या हो जाएगा? 1। और फिर का स का क्या हो जाएगा? 1। यानी तालिवेस्कार सलजम वाला स होता है, उसको क्या बोलते हैं? तालिवेस्कार बोलते हैं। तो 18 5 23 24 और 1 25 ये 25 व्यंजन होते हैं, इनको तालव्य वर्ण कहते हैं।
ये 25 व्यंजन होते हैं, इनको क्या कहते हैं? तालव्य वर्ण कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु भाग होगा। आगे ऋतु रेशा नाम के अंदर है ना, री के भी कल हमने इससे पहले वीडियो में पढ़े थे, 18 वेद होते हैं और 2n वर्ग में ट ठ ड ढ अण यानी 5 होते हैं और रे यानी +1 हो गया और फिर मूर्धन्य स्कार यानी +1 हो गया, यानी 18 5 23 24 और 25 कुल मिलाकर के कितने हो जाएंगे? 25 वर्ण हो जाएंगे। इनको हम क्या बोलते हैं? मूर्धन्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण बोलते हैं। इससे आगे ऋतु लेशानम दंता, लरी के हमने कल पढ़े थे इससे पहले वीडियो में, लरी का श्रवण दीर्घ आदेश से नहीं होता है, तो लरी रेशो 6 और लरी प्लुते 6, 6 + 6 कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो इसके कितने वेद हो गए? 12। और ट वर्ग ट थ द ध न के कितने हो गए? 5 हो गए और एक के है प्लस ल और एक के है प्लस दंत्य सकार, प्लस दंत्य सकार, कुल मिलाकर के ये कितने हो गए? 25 हो गए। ये 25 वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। क्या होता है? दंत होता है। इनको क्या बोलते हैं? दंत्य सकार, दंत्य वर्ण से, दंत्य वर्ण, दांतों से उच्चारित वर्ण दंत्य वर्ण कहलाएंगे। आगे उपपद्यवान्य नाम कोष्ठों में ऊ होता है, उसके आपने देखा है ऊ ह्रस्व भी होगा, ऊ दीर्घ भी होगा, ऊ प्लुत भी होगा। इसके कितने भेद हो जाएंगे? 18 भेद हो जाएंगे। फिर ये कह रहे हैं पूयन प वर्ग, ये इस प्रकार से होगा ऊ ऊ और ऊ प ध मा नी, ये इस प्रकार से। अब इसके अंदर अन्य छोटा ऊ है तो आप क्या भानु प्लस उदय, छोटा ऊ और छोटा ऊ से आप क्या कर देते हैं? बड़ा ऊ कर देते हैं, तो भा न और द और ये इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। अब आप मिलाएंगे, न में बड़ा ऊ मिलाएंगे भानु और द और ये श्रवण दीर्घ संधि होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ हमारे क्या है? कितने ऊ है? 2 ऊ है, छोटा ऊ और छोटा ऊ है और ये बड़ा हो गया, तो ऊ तो अलग निकल गया। लेकिन अब है ना, जैसे इसमें कू था, चू था, टू था, टू था, ऐसे यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा? पू आएगा। क्या आएगा? पू आएगा। तो अब हम क्या करेंगे? इसका ऊ अलग से हो के 18 भेद कर दिए। अब पू यानी पै वर्ग के कितने भेद हो जाएंगे? प फ ब भ म के 5 ये वर्ण होंगे। उपद मानिए, अब एक क्या होगा? उपद मानिए होगा, उपद मानिए 1 होगा। इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। तो कुल मिलाकर कितना है? 18 5 23 लेके 24, 24 हो गए। तो हम इसको यूं कर सकते हैं, ये 23 तो वर्ण होते हैं तथा एक अयोग्य व है। एक क्या होता है? अयोग्य व है। क्या है? उप ध मा नि ये, यानी मैंने आपको कहा था इस प्रकार से अर्ध विसर्गनुमा आकृति के बाद यानी पै हो तो, अर्ध विसर्गनुमा आकृति के बाद क्या हो तो फै हो तो इनकी क्या होती है? उप ध मा नि ये संज्ञा होती है। क्या होती है? उपदमान्य संज्ञा होती है। अर्थात आप ऊ का उच्चारण स्थान करेंगे तो ओष्ठ होगा, अब प फ ब भ म का उच्चारण स्थान करेंगे तो क्या होगा? ओष्ठ होगा। और उपदमान्य प फ का, उपदमान्य पै का या उपदमान्य फ का आप उच्चारण स्थान करेंगे तो भी क्या होगा? ओष्ठ होगा। तो कुल मिलाकर के इन वर्णों की संख्या क्या होगी? 24 होगी। आगे की पंक्ति में देखो, ये मैं नाम राशि का, यानी ये क्या है? वर्ग के पंचम है, तो ये च वर्ग का 1 हो गया। उसके बाद मैं क्या हो गया? पै वर्ग का 1 हो गया। उसके बाद अंग क्या हो गया? कै वर्ग का 1 हो गया। अण क्या हो गया? टै वर्ग का 1 हो गया। इसी प्रकार से अंतिम क्या है? न क्या हो गया? टै वर्ग का 1 हो गया। 1 2 3 4 और 5, ये 5 होते हैं। इन पांचों को हम क्या बोलेंगे? पंचम वर्ण बोलेंगे। इनको कुछ नासिक के बोल देते हैं, नासिक के नहीं होते हैं, ये नासिक के वर्ण नहीं होते हैं, क्योंकि ये केवल नासिका से उच्चारित, जो केवल नासिका से उच्चारित होता है तो क्या कहलाता है? नासिक के कहलाता है। लेकिन ये क्या है? अपने वर्ग का उच्चारण स्थान भी रखते हैं
तथा नासिका के द्वारा भी उच्चारण स्थान रखते हैं। तो ये वर्ण परस्पर कितने स्थानों से हो जाएंगे? 2 स्थानों से हो जाएंगे। जैसे पहला आपका क्या है इसमें, ये, फिर क्या है मैं, फिर क्या है मैं, फिर क्या है न, और फिर क्या है न। ये आपके प्रत्येक वर्ग के पंचम व्यंजन है। अब इसका है ना मूलतः उच्चारण स्थान हमने क्या पढ़ा? ऋतुलेशनम दंता तथा ददन तछ जजय, जैसे इचुएशनम तालु, ये है तो इसका मूल स्थान क्या होगा? तालु होगा। ऐसे ही मैं का हमने पढ़ा तो क्या होगा? उपदमानीय नाम ओष्टो, इसका क्या हो जाएगा? ओष्ट हो जाएगा। ये अपने वर्ग का उच्चारण स्थान रखते हैं। फिर आगे क्या कहा? अंगय का, अंगय इसमें आता है कोई विसर्जन कंठ है, अंगय का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। फिर अणय, अणय इसके अंदर आता है ऋतुरेशनम मूर्धा, तो ऋतुरेशनम मूर्धा, अणय का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा। फिर न, न ऋतुलेशनम दंता, इसके अंदर आता है तो इसका दंत हो जाएगा। यानी ये पंचम व्यंजन होते हैं वो अपने वर्ग का उच्चारण स्थान साथ में रखते हैं और खुद का उच्चारण स्थान भी साथ में रखते हैं। तो इसका मतलब केवल नासिके तो नहीं हो सकते, नासिके नहीं, तो इसलिए इनको नासिक्य नहीं कह सकते। मानते हैं कि नासिका के सहयोग से इनका उच्चारण स्थान होता है। यदि सिंगल पर्सन होते केवल और केवल नासिका से उच्चारित होते, अपने वर्ग का उच्चारण स्थान साथ में नहीं रखते, तब तो हम इनको नासिक के वर्ण कह सकते। परीक्षा में पूछा जाएगा, परीक्षा में यह पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से नासिक के वर्ण है या नासिक के वर्णों की संख्या मानी जाती है? तो ये पांचों क्या नहीं हमारे नासिक के वर्ण है नहीं है, क्योंकि केवल नासिका से उच्चारित होते तब तो इनको हम क्या बोलते हैं? नासिक है। अब ये प्रत्येक है ना अपने अपने वर्ग का साथ में क्या ले लिया इन्होंने? उच्चारण स्थान ले लिया। तथा साथ साथ में ये कह रहे हैं जो पांचवें व्यंजन होते हैं उनका नासिका उच्चारण स्थान होता है। अब इनमें क्या जोड़ देंगे? नासिका जोड़ देंगे। ओष्ठ में भी क्या जोड़ देंगे? नासिका जोड़ देंगे। कंठ में भी क्या जोड़ देंगे? नासिका जोड़ देंगे। और इसी प्रकार से मूर्धा में भी क्या जोड़ देंगे? नासिका जोड़ देंगे। और इसी प्रकार से दंत में भी क्या जोड़ देंगे? नासिका जोड़ देंगे। ऐसी स्थिति होगी। तो कहने का अर्थ है 2 स्थानों से इनका उच्चारण होता है। कितने स्थानों से होता है? 2 स्थानों से होता है। इसलिए केवल एक बात से उच्चारण स्थान यदि होता नासिका तो इनको नासिक के वर्ण कह सकते थे, व्यंजन कह सकते थे, लेकिन अब ये नहीं है। तो परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे अंगय का उच्चारण स्थान है, अंगय का उच्चारण स्थान है, जैसे आपके यूं दे दिया, इसने कहा कंठ, फिर कहा तालु, फिर कहा नासिका और फिर कहा कंठ प्लस नासिका। मानते हैं कि ये अपने वर्ग का उच्चारण स्थान रखता है, वर्ग इसका क्या है? कंठ है। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ कुछ संभावना उत्पन्न हो गई है कि ये इसका उत्तर ये हो सकता है। नीचे दूसरा देखें, तालु, अंगय का उच्चारण स्थान तालु नहीं होता है। तीसरा देखें, नासिका की अंगय अपने वर्ग का उच्चारण स्थान रखता है तथा साथ साथ में नासिका का भी उच्चारण स्थान रखता है। तो दोनों चीजें संभावित हो गई कि यह भी हो सकता है और यह भी हो सकता है। अब और नीचे हम चलेंगे तो वस्तुतः दोनों को क्या है? कॉमन एक साथ दे दिया। अब उत्तर इसका क्या होगा? कंठ तथा नासिका। इस प्रकार से इसका ये उत्तर होगा। और यदि इस प्रकार से पूछ ले अंगय का उच्चारण स्थान जैसे कंठ है, तालु है, मूर्धा है, ओष्ठ है, तो सीधी सी बात है अब इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। और यदि इसको इस प्रकार से ऐसा पूछ ले नासिका, यानी कंठ या नासिका में से 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन आए, केवल एक ऑप्शन आए, कंठ या नासिका में से केवल कंठ आए या नासिका आए 4 ऑप्शनों में, तो वस्तुतः क्या होगा? कंठ या नासिका उत्तर हो जाएगा। और यदि कंठ एक ऑप्शन में आ जाए और ब में क्या है? नासिका, और श में या द में क्या है? कंठ प्लस नासिका, दोनों कॉमन यदि हो जाते हैं तब उत्तर कंठ नहीं होगा, तब उत्तर नासिका नहीं होगा, तब आपको कंठ प्लस नासिका वाला उत्तर सही करना होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये पंचम वर्ण होते हैं, इनके क्या है? 2 उच्चारण स्थान होते हैं।
इसलिए हम इनको क्या नहीं कह सकते, नासिक के वर्ण नहीं कह सकते, इनको नासिक के वर्ण नहीं कह सकते। अब आगे देखो, ये अब स्वरों के आगे ए दी तो इनके बाद क्या है, एत और ऐत, इस प्रकार से होता है। यानी इसका क्या इत संज्ञा करेंगे ए बचेगा और इसका क्या है ऐ बचेगा। ए और ऐ, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, ए प्लस ई से मिलाने पर क्या बनता है, ए या ऐ बनता है। ठीक है, अब ए का उच्चारण स्थान आपका क्या होगा, कंठ होगा, और ई का क्या होगा, तालु होगा, और दोनों को मिलाएंगे तब इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ प्लस तालु। ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालु होता है। ऐसे ओद तो इसका करेंगे तो क्या है, ओद और औद, यानी दो स्वर हो गए। दो स्वर कौन कौन से होंगे, ओ और औ। अब इन दो स्वरों में क्या है, एक के बाद क्या है, ऊ आता है, तो दोनों का क्या हो जाता है, ओ औ हो जाता है। इस प्रकार से तो ए का उच्चारण स्थान आपका क्या हो गया, कंठ हो गया, और प्लस ऊ का क्या हो गया, ओष्ठ हो गया, और जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा, कंठ प्लस ओष्ठ। तो जो आपके चार जो ए ओ ऐ औ जो चार आपके स्वर हैं, इनमें कॉमन आपका उच्चारण स्थान कंठ मौजूद रहेगा। चारों में उच्चारण स्थान कॉमन क्या रहेगा, कंठ कॉमन रहेगा। प्लस कंठ के साथ साथ दो उच्चारण स्थान अलग अलग होंगे। ए और ऐ में कंठ के साथ साथ तालु होगा, और ओ और औ में कंठ के साथ साथ ओष्ठ होगा। ए दैत्यो ए ऐ कंठ तालु, ओ दैत्यो ओ औ कंठ ओष्ठ। इस प्रकार की स्थिति इनके अंतर्गत होगी। अब कह रहे हैं वकारस्य दंतोष्टम, वे का जो उच्चारण स्थान होता है ना, वो होता है दंत और प्लस ओष्ठ। अभी हमने ये पढ़ा पीछे कि वर्गों के पंचम जो होते हैं का उच्चारण स्थान दो स्थानों से होता है, ये मैं। ठीक है, व्यंजनों में अभी तक ये पढ़ा है कि 5 ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण स्थान कितने स्थानों से होता है, 2 स्थानों से होता है। और अभी तक हमने ये पढ़ा कि 4 स्वर ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण स्थान 2 स्थानों से होता है, ए ओ ऐ औ, ए ओ ऐ औ। 4 ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण स्थान कितने स्थानों से हो रहा है, 2 स्थानों से। और व्यंजनों में पढ़ चुके हैं कि 5 ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण स्थान कितने स्थानों से हुआ, 2 स्थानों से हुआ। 5 कौन से व्यंजन होंगे, ये मैं वर्ग के पंचम होते हैं जिनका उच्चारण स्थान 2 स्थानों से होते हैं। अब व्यंजन में एक और आ गया, व्यंजन में वह व्यंजन आ गया, वह व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है, दंत प्लस ओष्ठ होता है। व, आप वह बोलेंगे व, तो आपका ना होठ तो आपका ना उ प फ ब भ म, उ प फ ब भ म व, ऐसे होठ तो आपको काम में लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए इनको क्या बोल देंगे, ओष्ठ तो ये होगा ही होगा, तथा साथ साथ में दंत से भी जिह्वा स्पर्श करती टकराती है, इसलिए वकारस्य दंतोष्टम व का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ होता है। तो अभी मैं यूं कहूंगा कि जो व्यंजन होते हैं ना, व्यंजन 2 स्थानों से उच्चारित, 2 स्थानों से उच्चारित व्यंजन होंगे, वो कुल मिलाकर के कितने होंगे, 6 होंगे। 2 स्थानों से उच्चारित व्यंजन कुल मिलाकर कितने होंगे, 6 होंगे। कौन कौन से होंगे, ये मैं और न और प्लस क्या होगा वह, ये इतने व्यंजन क्या होंगे, 6 व्यंजन ऐसे होते हैं जो अपने मूल स्थान का उच्चारण भी रखते हैं, साथ में दूसरा उच्चारण भी रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कुल मिलाकर के 2 उच्चारणों से उच्चारित होते हैं। और प्लस आपका जो स्वर है ना, वो क्या था, ए ओ ऐ औ, ये आपके स्वर हैं, वो कितने हैं, 4 हैं। तो 4 स्वर हो गए, 4 स्वर हो गए। तो आप अलग अलग प्रश्न यदि पूछा कि कितने स्वर 2 स्थानों से उच्चारित होते हैं, 4, कितने व्यंजन 2 स्थानों से उच्चारित होते हैं, 6, और कुल वर्ण पूछ लिया, 2 स्थानों से
उच्चारित कुल वर्ण, दो स्थानों से उच्चारित कुल वर्ण यदि पूछ लिया तब आप क्या करेंगे, आपके जैसे स्वर है, स्वर आपके कितने हो गए, 6 हो गए, यानी वर्गों के पंचम, और वह आपके आपके है ना स्वर, देखो स्वर आपके है ना 4 हो गए, कितने हो गए, 4 हो गए, ए ओ ऐ औ। अब आप यहां देखो, आप व्यंजन देखो, व्यंजन आपके कितने हो गए, 6 हो गए, यानी वर्णों के पंचम तथा एक वय 6 हो गए। अब कुल वर्ण पूछ रहा है अगला, तो 6 4 है 10, इस प्रकार से कुल वर्ण, कुल वर्ण 10 होते हैं जिनका उच्चारण स्थान 2 स्थानों से होता है, यानी 6 आपके क्या हो गए, व्यंजन होते हैं, 6 व्यंजन, जैसे पहले वर्ग के पंचम 5 और एक वे 6 ऐसे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण स्थान 2 स्थानों से होता है, और स्वर 4 होते हैं, ए ओ ऐ औ, जिनका उच्चारण स्थान 2 स्थानों से होगा। तो कुल वर्ण आपके 10 वर्ण माने जाएंगे। अब इसके बाद है ना आपका आगे इस प्रकार से कह रहे हैं, आगे वाला आपका 10 नंबर है, उसको हम कहेंगे जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम। अब मैंने आपको पहले बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि क से पहले अर्ध विसर्गनुमा आकृति हो या ख से पहले अर्ध विसर्गनुमा आकृति हो, तो इनको हम क्या बोलते हैं, जी है वा मूल्य, जिह्वा मूल्य बोलते हैं। अर्थात जिह्वा के मूल भाग से जिन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है वे वर्ण जिह्वा मूल्य होते हैं। कंठ से ऊपर का आगे का जो भाग जहां से हमारी जीभ अर्धस्थल से डिवाइडेशन में आ जाती है, अलग फट जाती है, अलग विभाजित हो जाती है, हम पकड़ सकते हैं उसके जड़ भाग को, वो पकड़ा हुआ जड़ भाग जो माना जाएगा वो जिह्वा का मूल भाग माना जाएगा। यहाँ कंठ से ठीक ऊपर का भाग क्या रहता है, जिह्वा मूल। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, जिह्वा मूल कौन से होते हैं, जैसे क ख ग घ क ख ग घ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, और प फ ब भ ब का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। लेकिन उपद मानिए प और फ का भी उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। वहां पर देखो प वर्ग का उच्चारण स्थान तथा उपद मानिए प फ का उच्चारण स्थान दोनों का कॉमन कर दिया गया, किसी प्रकार से अलग से उसको उच्चारण स्थान में प वर्ग उपद मान्य प या उपद मान्य फ को किसी प्रकार से अलग संज्ञा उच्चारण की नहीं दी गई है। लेकिन क ख ग घ का उच्चारण स्थान अपने वर्ग के हिसाब से क्या होता है, कंठ होता है। लेकिन उपद मान्य क तथा ख यानी अर्ध विसर्गनुमा आकृति के बाद आया हुआ क, अर्ध विसर्गनुमा आकृति के बाद आया हुआ ख का उच्चारण स्थान अब क्या नहीं होगा, कंठ है नहीं होगा, फिर उनका उच्चारण स्थान आपको क्या करना पड़ेगा, जिह्वा का मूल भाग होगा। यानी अर्ध विसर्गनुमा आकृति के बाद आने वाला क तथा अर्ध विसर्गनुमा आकृति के बाद आने वाला ख अपने आप में क्या होते हैं, उपदमानीय संज्ञक होते हैं, और का उच्चारण स्थान क्या होता है, जिह्वा का मूल भाग होता है। तो इस प्रकार से ये कितने होंगे, 1 होंगे। अब आपका अंतिम आपका एक बचा वो होगा अनुस्वार से नासिका। ये इस प्रकार से एक चिन्ह होता है, इसको अनुस्वार बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है। जैसे आप क्या करेंगे, अकूर ऐसे लिख दिया आपने, अकूर ऐसे लिख दिया। अब ये सारे के सारे क्या हो गए, ए न नू नासिक हो गए। लेकिन अब है ना इसके ऊपर आपने क्या लगा दिया, अनुस्वार लगा दिया। तो अब इस ए का तो उच्चारण स्थान क्या है बच्चों, कंठ है, और इस अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका। तो ये है, बन गया। ए तो केवल क्या है, कंठ भाग होता है, लेकिन उसके ऊपर आपने क्या लगा दिया, अनुस्वार। अब इस अनुस्वार का उच्चारण स्थान किससे कर देंगे, नासिका से कर देंगे। अंकुर ऐसा होगा। अकुर, अकुर यदि आप बोलते हो तो केवल ए न नू नासिक होंगे, लेकिन ए के ऊपर क्या लगा दिया, अनुस्वार, तो अंकुर ऐसे बोलेंगे। तो अ या कंठ भाग है, लेकिन नासिका अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, नासिका हो जाएगा। तो 2 उच्चारण स्थान हो जाएंगे इसके, कंठ प्लस नासिका, इस प्रकार से। तो कहने का अर्थ ये हुआ। अब हम ये देखेंगे कि जो उच्चारण स्थान किए गए हैं उसमें
तीन जैसे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण स्थान आपने कितने स्थानों से किया है, कितने भेद होते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर, उनके दो भेद होते हैं। कौन कौन से? ये, वे और ल होते हैं, उनके दो दो भेद होते हैं। लेकिन ये जो र होता है ना, उसका भेद कितना होता है? एक ही होगा। क्या होगा? एक ही होगा। ये, वे और ल, इस प्रकार से। इचुएशन तालु, वकार से दंतोष्टम, दंत प्लस ओष्ठ, और नाम दंता यानी दंत। ये इनके तीनों के क्या हैं? अलग अलग उच्चारण स्थान है। ठीक है। अब बच्चों एक तो ये क्या है कि अपने मूल अवस्था में रहते हैं। अब इनको हम मूल अवस्था में हैं तो इनको हम क्या बोल देंगे? नासिक। और जब इनके ऊपर ना चंद्र बिंदु लग जाएगा, तब इनको हम क्या बोल देंगे? अनुनासिक। तो इनके ये के भी है ना कितने भेद होते हैं? दो होते हैं। और वे के भी कितने भेद होते हैं? दो होते हैं। और बच्चों के इसके ल के भी कितने भेद होते हैं? दो होते हैं। ये के भी कितने भेद होंगे? दो होंगे। ल के भी कितने भेद होंगे? दो होंगे। और वे के भी कितने भेद होंगे? दो होंगे। लेकिन ये कह रहा है कि इसमें र का उल्लेख नहीं है। तो र का उल्लेख नहीं है तो र क्या रहेगा? अकेला रहेगा। अकेला र क्या रहता है? ए, न, नु, नासिक। यानी किसके ऊपर? र के ऊपर क्या नहीं लगता है? चंद्र बिंदु नहीं लगता है। इसलिए वो क्या कहलाएगा? बाकी व्यंजनों के समान ए, न, नु, नासिक रहेगा। लेकिन तीन ऐसे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, व, ल के ऊपर क्या होता है? चंद्र बिंदु होता है। इसलिए एक तो वो अपनी मूल अवस्था में रहते हैं और एक चंद्र बिंदु के लगने के बाद उच्चारित नासिका भाग से रहते हैं। तो कहने का अर्थ है मैंने आज आपको है ना वर्णों का उच्चारण स्थान बदला है। वर्णों का उच्चारण स्थान कितने प्रकार से होता है? 8 प्रकार से होता है पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। या फिर हम कहेंगे कि उच्चारण स्थानों का माना जाता है उच्चारण स्थान 8 होते हैं। प्रश्न थोड़ा घुमा करके ब्रेक हम पूछ सकते हैं। सामान्यतः उच्चारण स्थानों की संख्या मानी जाती है। सामान्यतः लगने के बाद पाणिनीय का जो उच्चारण स्थान है उसको गिनती में नहीं लेंगे आप, तो 7 हो जाएगा। या सवर्णता के आधार पर उच्चारण स्थानों की संख्या है तो फिर है ना उच्चारण स्थान हृदय स्थल पाणिनीय का उरस उसको नहीं माना जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से प्रश्न बन गए। अष्टो उच्चारण स्थानानि, 8 उच्चारण स्थान होते हैं। पूछा कितने उच्चारण स्थान होते हैं? 8 होते हैं। पक्का उत्तर यही होगा। पूछा सामान्यतः उच्चारण स्थान होते हैं तो 8 नहीं होगा। फिर पाणिनीय का उच्चारण स्थान जो है हृदय स्थल उरस उसको नहीं मानेंगे, 7 मानेंगे। पूछा श्रवणता के आधार पर उच्चारण स्थान होते हैं तो हम 7 ही मानेंगे, 8 नहीं मानेंगे। अब आप यूं कहें उरस की उपयोगिता क्यों हुई? उरस क्या उच्चारण स्थान है? कभी हमने इसको यूज भी नहीं लिया। ऐसे पाणिनीय ने इसको कैसे बता दिया? ऐसा नहीं है। हम मानते हैं कि मान लो आपके काम ज्यादा है, आपके बहुत ज्यादा काम है, आप बहुत ज्यादा बिजी हो और आपको खाने पीने का और का बिल्कुल भी समय नहीं मिला है। आप एक अल्पकाल के लिए 2 मिनट के लिए कहीं बैठे हो और अचानक आपने एक लंबी सांस ली, आज तो बहुत थकान हो गई, थकी गया, खाना भी कौन खाओ। अब ये जो चीज है ना ये आपका उच्चारित है। ये वक्षस्थल छाती है ना वो अंदर से एक ना मूवमेंट दे रही है आपको। पास में बगल में और में नाना नानी दादा दादी जो भी बैठे हैं वो बच्चे के सिर पर हाथ रखते हैं कि तू बेटा कुछ खाए पियो कौन बेटा, आज पूरे दिन है तू बहुत काम करे, थोड़ा सा तो 1 मिनट काम तो बंद कर और तुम्हारे बैठ छोड़िए इन लागे जो कोई चीज खाने पीने की लाग दोगे तो भी नहीं या सिर पर हाथ रख थोड़ी सी सांत्वना देना और फिर वो चीज आपकी खा के वो जो भी गति में काम लग जाए। तो कहने का अर्थ है एक अंदर से एक आहट निकली है उसके। जैसे आप है ना कोई ट्रक होता है उसमें 200 टन वेट आप डालते हो और लालच की वजह से बढ़े हुए किराए की वजह से मालिक उसमें है ना 300 टन से ज्यादा वजन डाल लेता है। 50 डिग्री टेम्परेचर होता है उसके अंदर और थोड़ा दबाव होता है जल्दी से माल सप्लाई का, तो वो है ना 50 किलोमीटर गाड़ी को रोकता है, उसको ठंडा करता है। लेकिन अब वो 80 किलोमीटर तक भी गाड़ी को दौड़ा रहा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गाड़ी चलती है, अब उसकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चल रही है। हर चीज में टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका
तो जैसे ही है ना उसको याद आती है कि आज तो गाड़ी को रोका ही नहीं यार, गर्म हो जाएगी, जल जाएगी, फिर वो रोकता है कहीं छाया के अंदर, और जैसे उसको छोड़ता है एक आहट आती है अंदर से, इस प्रकार से होती है। बगल में खड़ा हुए कोई आदमी पूछता है भाई साहब आप छू के चीज की है, बोले इससे इसका ना टेम्परेचर डाउन हुआ है, इससे इसका टेम्परेचर डाउन हुआ। वो छू हमें कुछ अंदर से चीज बता रही है, उच्चारण बता रही है, गाड़ी का टेम्परेचर का मूवमेंट करिए। छू नहीं होती तो हमें पता नहीं चलता है कि गाड़ी वास्तव में गर्म हो गई क्या। यदि किसी का जवान बेटा मर जाता है किसी माँ या बाप का, तो वस्तुतः वो उस चीज में खो जाता है और श्वास लेना भूल जाता है। काफी देर बाद जैसे लोगों में बैठा हो वह व्यक्ति जिसका बेटा मर गया, वह एक लंबी आहट छोड़ता है सांस की। तो बगल में बैठे जितने भी लोग होते हैं उनका मूवमेंट उस व्यक्ति की तरफ हो जाता है। वो एक आहट है हृदय स्थल की, अंदर से निकला हुआ एक उच्चारण है, सिसकारी है। उसको भी पाणिनि कह रहा है कि कहीं न कहीं वो भी है ना इस प्रकार से बता रही है। दो बच्चे ऐसे बदमाशी करते हैं, माँ रात को 9-10 बजे तक उनको कह रही है सो जाओ, लेकिन फिर भी नहीं सो पा रहे हैं। फिर माँ एक को पीट देती है जो ज्यादा बदमाशी करता है। अब स्थिति क्या है, रजाई ओढ़ करके सो भी जाते हैं, सारे सो जाते हैं, लेकिन बच्चा भी सो जाता है जिसको मार पड़ी थी, और नींद के अंदर ही वो एक आहट डालता है लंबी सी, इस प्रकार से ऐसे करता है। और माँ खड़ी होकर के उस सिसकारी को सुन करके माँ खड़ी होकर के उसके है ना सर के ऊपर हाथ रखकर उसको सुला देती है। तो वो एक आहट है एक प्रकार से कि बच्चा अभी भी तेरी पिटाई से दुखी है, थका हुआ है या पीड़ित है, और क्यों न थोड़ा सा प्यार उसको देकर के तू सुला दे। तो कहने का अर्थ है सोई माँ थी, सोया हुआ बच्चा था, फिर माँ कहां से जगी, जब कोई उच्चारण ही नहीं था तो माँ जगी कैसे। तो इसका मतलब क्या पाणिनि कह रहे हैं कि नहीं, इससे हम इस सांकेतिक भाषा से हम कुछ सीखते हैं, हमें पता चलता है। हालांकि हम उस ओर नहीं होता, लेकिन फिर भी वो है ना आहट हमें उस ओर कर लेते हैं, या किसी न किसी प्रकार से सांकेतिक भाषा का उल्लेख होता है। तो मेरा ये मानना है कि ये भी क्या होता है, उच्चारण स्थान होता है। तो हृदय स्थल कहो या उरस में वक्ष स्थल, तो ये पाणिनि का एक अलग से उच्चारण स्थान है। तो बच्चों मैंने आपको आज यूं बताया कि उच्चारण स्थान 8 होते हैं, सामान्यतः उच्चारण स्थान क्या होते हैं 7 होते हैं, और श्रवणता के आधार पर उच्चारणों का भी 7 ही प्रकार माना जाता है। आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।